Good afternoon to all. Welcome to all in the second session. We are going to start with the subject store accounts. Our trainer is Sri Aditya Kumar Anand. Sorry, Aditya Kumar Anand. Yes, Anant Kumar Aditya. He has been available and he has waiting to give the training to all of you from 2 p.m. and he is ready. But still, some of our friends has not been joined, yet. हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उन सबका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और देख लेते हैं, 1 से 2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वेलकम सर आपका, आदित्य सर आपका वेलकम है। 2 मिनट सर हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके सर, स्टार्ट करें। हाँ सर, वेलकम सर आपका, धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय निकालना। और हमारे सारे फ्रेंड्स लोग वेट कर रहे हैं आपका। अनंत सर हम लोग के बीच में है, स्टोर अकाउंट्स बताएंगे सर। सर आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ आ रही है। ठीक सर, ओके स्टार्ट किया जाए सर, टाइम हो गया 2 मिनट। ठीक है, ओके सर। आज हम लोग स्टोर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो स्टोर अकाउंट मेनली सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्टोर अकाउंट की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टोर अकाउंट्स में 2 वर्ड हैं, स्टोर और अकाउंट्स। तो थोड़ा चेयर सर आगे कर लिया जाए, थोड़ा चेयर आप आगे कर लेंगे, थोड़ा साउंड और क्लियर आएगा। हाँ राइट सर, ओके। तो स्टोर अकाउंट्स में हम लोग 2 तरह की चीजें देखते हैं कि स्टोर क्या है और अकाउंट्स क्या है। तो स्टोर आमतौर पे स्टोर हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लेक्स, मॉल, दुकान, ये सब स्टोर कहलाते हैं सिटी। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है भंडार। और बिना भंडार के कोई भी संस्था, घर, परिवार कहीं भी रन नहीं कर सकता। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी रन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग की स्टोर की संरचना क्या है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग लेखा विभाग की पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल हम लोग ये देखेंगे कि लेखा विभाग में परीक्षा में क्या लिखना है, नहीं लिखना है। वो तो आप लिखेंगे, बुक में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि स्टोर की संरचना जब तक हम लोग नहीं समझते हैं तब तक हम लोग लेखांकन के विषय में कुछ भी नहीं समझ पाए। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे मूल रूप से ट्रैफिक बिजनेस करती है और उस बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे स्टोर आइटम्स की जरूरत पड़ते हैं, चाहे वो ऑपरेशन में हो या न्यूली कंस्ट्रक्शन में भी जरूरत पड़ सकती है। तो स्टोर विभाग से शुरू करते हैं। स्टोर विभाग के मुखिया हमारे यहाँ मुख्यालय में पीसीएमएम होते हैं, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, और उनका स्ट्रक्चर उनके अंतर्गत डिप्टी और एसपी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से स्टोर विभाग का काम डिपो में ही, स्टोर डिपो, कई तरह के डिपो हमारे यहाँ रेलवे में रन कर रहे हैं, चालू है। तो स्टोर डिपो में बहुत सारे स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं उसका काम, जिसका कि इंचार्ज सीडीएमएस को बनाया गया, चीफ डिपो
मटेरियल सुपरवाइजर। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोर अकाउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी और एक किस लिए आवश्यक। तो स्टोर अकाउंट्स की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के स्टोर आइटम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। स्टोर आइटम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है या जिसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक। उसके बाद स्टोर डिपो से जो भी हम लोग माल विभिन्न कार्यों के लिए जारी करते हैं, विभिन्न वर्क के लिए जारी करते हैं, तो जिसको हम लोग इशूज करते हैं कि इशू किसको कर रहे हैं, तो वो जानकारी भी आवश्यक है। तो इसके लिए स्टोर अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोर के में जो भी भंडार रखे गए हैं तो उनके वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होती है। कितने आइटम रखे गए उस अब देखिए स्टोर अकाउंट्स डिपो से ही प्रारंभ होता है और हम लोग जैसे ही किसी डिपो में स्टोर मटेरियल रिसीव किया जाता है तो उसको इमीडिएट बिन कार्ड्स में चढ़ाया जाता है। बिन कार्ड क्या है? बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी डिटेल रखी जाती है कि स्टोर का क्या वर्गीकरण किया गया है, स्टोर कब परचेज किया गया, उसकी वैल्यू क्या है, फुल डिटेल लिस्ट मतलब टैग किया गया है कि उसको पता चलना चाहिए कि बिन कार्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टोर के संबंध में दर्ज किया जाता है। उसके लिए कई क्लासिफिकेशन भी बनाए गए हैं। क्लासिफिकेशन का मेन ग्रुप, सब ग्रुप और डिटेल ग्रुप करके बनाए हैं। स्टोर जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो उसके पहले मांग पत्र विभिन्न एग्जीक्यूटिव विभाग द्वारा मांग पत्र जारी किया जाता है। तो उसका सारा समरी हर एक वर्गीकरण के अनुसार हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये सभी रिकॉर्ड के बगैर हम लोग स्टोर अकाउंट का काम नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण प्राइस लेजर है। प्राइस लेजर स्टोर अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जिसमें हम लोग स्टोर डिपो में जितने भी मटेरियल प्राप्त होते हैं और जिसका निर्गमन होता है वो सारे रिकॉर्ड अंततः प्राइस लेजर में दर्ज होने चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं स्टोर अकाउंट्स के। और अकाउंट्स के जितने भी स्टोर्स प्रोक्योरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एजेंसियां नियुक्त की गई है। तो विभिन्न एजेंसियां आजकल सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली एजेंसियां चेक पोर्टल से बहुत सारी चीजें ली जाने गवर्नमेंट टैक्स, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन साइट है एक तरह से, आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन इस तरह के साइट ऑनलाइन देखते हैं, इसी तरह चेक पोर्टल बनाया गया
कि जिसमें सेंट्रल विभाग, स्टेट विभाग, जो भी सरकारी खरीद के लिए लोग अपने अपने आइटम्स रखते हैं, तो उसके अनुसार उनका प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। आप लोग किताब में देखेंगे कि कई तरह के माध्यम हमें स्टोर प्राप्त करने के लिए, इसमें पुराने समय DGSND और अदर विभाग है, उसके अनुसार उनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है। जब भी हम लोग के यहाँ सामान, स्टोर के सामान खरीदे जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एंट्री करते हैं पैन कार्ड में, और फाइनल एक्सेप्टेंस करने पर एक स्टॉक इन करते हैं। अंततः वो उसको सस्पेंस में रिपोर्ट किया जाता है, और जब विभिन्न विभागों द्वारा मांग की जाती है, तो मांग पत्र के आधार पर इशू इशू करते इशू नोट के द्वारा इशू किए जाते हैं। और इसके अलावा कई तरह के सस्पेंस प्रचालित किए गए। पूरा स्टोर विभाग सस्पेंस ही है। सस्पेंस में अगले दिन हम लोग देखेंगे कि सस्पेंस का क्या मतलब होता है। 4-5 सस्पेंस है जो इम्पोर्टेंट है स्टोर का। स्टोर विभाग के लेखांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जितने भी स्टॉक हम लोग खरीदते हैं या एक्वायर करते हैं, उसको फाइनल रेट के संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत हम लोग दर्ज करते हैं, या सीधे संबंधित वर्ग को भी दर्ज करते हैं, पर्टिकुलर वर्ग को भी दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो सस्पेंस अकाउंट क्लियरेंस पेंडिंग शो करता है। कब तक के लिए? जब तक के लिए कि वास्तविक में मटेरियल को वर्क पर जारी नहीं किया गया। मतलब कि स्टोर हम लोगों ने परचेज किया और किस जारी नहीं किया, पेंडिंग पड़ा हुआ हमारे यहाँ स्टोर विभाग में, डिपो में, तो उसको तब तक वो हमारे यहाँ बैलेंस है और स्टैंडिंग के रूप में दिखाई देगा, और उसको उस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा स्टोर न रहे। सभी प्रकार के स्टोर ट्रांजैक्शन जो कि डे बाई डे के, दिन प्रतिदिन जितने भी तरह के आइटम्स है, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग प्राइस लेजर में। उसके लिए कई तरह के डिफरेंट सेट बनाए गए हैं प्राइस लेजर में, और सभी प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन ग्रुप वाइज किया है। उसकी लंबी लिस्ट है, आप लोग बुक में, कोड बुक में या देखेंगे, या फिर अभी अपेंडिक्स 3 वगैरह में आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स जो कि जल्दी जल्दी खपत होता है, एक तरह का ग्रुप, और उसके अंतर्गत आइटम तो बहुत ज्यादा। सभी प्रकार के जो भी हमारे यहाँ स्टोर खरीदे जाते हैं, उसका एक रिसीप्ट शीट तैयार करते हैं स्टोर, और प्रत्येक दिन इंडेंट का एक एनालिसिस करते हैं। उसके लिए स्टोर अकाउंट में प्राइस लेजर सबसे इम्पोर्टेंट, और इसका एनालिसिस
महत्वपूर्ण है कि इसमें किस चीज का एनालिसिस करते हैं और रिकॉर्ड क्या रहता है। एनालिसिस तो करते हैं कि हमारे पास स्टोर कितना बचा हुआ है, उसकी वैल्यू, मतलब कि क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के लिए हम लोग प्राइस लेजर का इस्तेमाल करते हैं और मंथ के अंत में इसके परफॉर्मेंस देखते हैं, कितने स्टॉक हम लोगों ने हेल्प करके रखा हुआ है। और मंथ के अंत में उसका एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं, वैल्यू का जोड़ते हैं कि कितने वैल्यू पेंडिंग पड़े, क्योंकि वैल्यू इम्पोर्टेंट रूप से जितनी भी कीमत है बजट को प्रभावित करता है। बजट हम लोग का एक सीमित रहता है और बेहतर बजटीय नियंत्रण हेतु प्राइस लेजर का विश्लेषण किया जाता है। तो स्टोर अकाउंट में सबसे पहला जो प्रमुख सस्पेंस हेड है, वैसे तो स्टोर का लेखांकन अपने आप में पूरा सस्पेंस ही है। इसको प्लान हेड 7100 में संचालित किया जाता है। प्लान हेड 7100 जो कि डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे प्रमुख हेड है परचेज सस्पेंस। जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं और जब स्टॉक में उसकी एंट्री हो जाती है, उस समय तक के लिए हम लोग परचेज सस्पेंस का हेड प्रचालित करते हैं। इसमें जानना है कि परचेज सस्पेंस क्यों बनाया जाता है। ऐसे सीधे सीधे परिभाषा या कई प्रकार की चीजें दी हुई है, लेकिन परचेज सस्पेंस बनाने का मकसद क्या है कि जो भी सामान हम लोगों ने खरीदा, पेमेंट किया, वो वास्तव में क्या स्टोर डिपो तक फिजिकली भौतिक रूप से क्या पहुंच गई है। अन्यथा इस सस्पेंस में आउटस्टैंडिंग के रूप में हमेशा प्रदर्शित होता रहेगा, बचा हुआ है। इसका आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है कि यही सामान बचे हुए हैं, इतने वैल्यू का सामान जो कि अभी स्टोर डिपो नहीं पहुंच पाया। दूसरा दूसरा एक इशूज। तो इशूज को हम लोग इशू नोट के माध्यम से विभिन्न विभागों को हम लोग जब स्टॉक का आदान प्रदान करते हैं तो वर्ग के लिए जारी करते हैं इशू नोट के माध्यम से सारे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सस्पेंस में सेल सस्पेंस है। सेल सस्पेंस हम लोग को यह दिखाता है कि हम लोग को जो सेल कर रहे हैं, सेल की अमाउंट, सेल की राशि और फिजिकल वैल्यू दोनों का रिकॉर्ड उसमें किया जाता है। फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं, हम लोग को सेल करते हैं अकाउंट को, फिजिकली जब हैंड ओवर कर देते हैं उस बीच का रिकॉर्ड है सेल सस्पेंस दिखाता है कि हम लोगों ने कितना बेचा और कितना हमारे पास अभी बेचने के बाद फिजिकली रूप में अभी भी हमारे पास स्टोर में है, लेकिन जारी किए जाए। और बाकी दो तीन और महत्वपूर्ण सस्पेंस है, और
अगले दिन हम लोग देखेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक इन स्टोर इन ट्रांजिट। आज थोड़ा सा जान लेते हैं स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर। तो स्टॉक टेकिंग का प्रोसीजर हम लोग मोटा मोटी यही जान सकते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार की विभागें अपना एक मांग पत्र बनाती, वो बजट बजट के अनुसार और एस्टिमेट, विभिन्न प्रकार के वर्क के एस्टिमेट के अनुसार स्टोर का मांग पत्र बनाते। स्टॉक को पीरियडिकली इसलिए भी काउंट किया जाना चाहिए, उसके रिकॉर्ड काउंटिंग आवश्यक है, ताकि जितने प्रकार के मैनिपुलेशन, सरप्लस, शॉर्टेज और अलग अलग तरह के डिफिशियंसी जो भी नोटिस करते हैं, तो इसीलिए हम लोग को उसका पीरियडिकली चेक करना चाहिए। Normal periodical stock taking is a basic requirement of a store account. एक सामान्य प्रक्रिया है, एक आवधिक रूप से उसका स्टोर लेखन करता है। स्टॉक टेकिंग की महत्वपूर्ण बिंदु, आवश्यक बिंदु है वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स। इसके लिए हमारे यहाँ एक विभाग, स्टोर विभाग बना हुआ, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर रिकॉर्ड, क्योंकि विभिन्न डिपो में जाकर उसका फिजिकल करता है क्या, वो भंडार जो हमारे रिकॉर्ड में दिख रहा है, प्राइस में दिख रहा है, क्या वो वास्तविक रूप में अवेलेबल है, क्या उसमें किसी प्रकार की क्षति हुई, क्या वो बाजार मूल्य के अनुरूप भी है कि नहीं। किसी किसी के स्टॉक में बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, कई बार स्टॉक पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, एक सीजन आ जाती है, तो उसका भी रिकॉर्ड कहाँ करें। हम लोगों ने तो पैसा तो उस पर पूरा निवेश किया है, और पैसा स्टोर अकाउंट अलग से बनाया गया है, लेकिन उन मुख्य रूप से मुख्य बजट को ही प्रभावित करना, क्योंकि किसी न किसी वर्ग के लिए खरीदा गया, उसको लिंक करना है। और इसके लिए एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोग्राम ISS द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट अपने यहाँ जानते हैं, उसके लिए अरेंज किए जाते हैं। फिर उनका एक प्रोग्राम है, अलग अलग पीरियड के अनुसार आर्थिक रूप से, और खासकर वित्तीय वर्ष के अंत में तो जरूर किया जाता है। और इन स्टॉक वेरिफिकेशन में सबसे प्रमुख चीज है कि वेरिफिकेशन के उपरांत विभिन्न प्रकार के शॉर्टेज, एक्सेस, डैमेज, सरप्लस आइटम या बिल्कुल ही बेकार किया गया फ्लू आइटम या अनसर्विसेज मटेरियल जो बच गया है, उसकी कोई जरूरत अब रेलवे में, इसके लिए एक समीक्षा रिपोर्ट अब सबमिट किया जाना चाहिए मुख्यालय को, खासकर मिलने भंडार विभाग के मुख्यालय को किया जाता है। और भंडार
लेखा विभाग का अपना स्टोर विभाग, स्टोर होता है, ऐसे ग्रुप का, तो उसमें दोनों को उसको देखने के लिए किया जाता है कि क्या इनसे हम लोग कितना नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण कर पाए। एक महत्वपूर्ण है टर्म मटेरियल एट साइट अकाउंट। अब ऐसे ऐसे स्टोर जो खरीदे जाते हैं डिपो के अलावा, डिपो में डायरेक्ट खरीद के रखते हैं और विभिन्न वर्ग को अलॉट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जो कि सीधे किसी खास वर्ग के परचेज किए जाते हैं या उसको डायरेक्ट वर्क के लिए ही इशू किया जाता है। तो ऐसे केस में वो मटेरियल हेड में उसको डेबिट करते हैं और इसके लिए मटेरियल एट साइट अकाउंट नाम का एक लेखा प्रचालन। ओके, सीधे स्टोर विभाग के डिपो में किसी सस्पेंस में डेबिट ना करते हुए सीधे डायरेक्टली मटेरियल एट साइट अकाउंट डेबिट करते हैं और वो अपना फिर जैसे ही काम में लगाते जाते हैं, एक्सिक्यूटिव विभाग में परिचालित किया जाता है। तो भंडार डिपो से कोई लेन देन नहीं। विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल की प्राप्ति में जो समय लगता है, विलम्ब होता है, उससे बचने के लिए स्टोर का कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व में रखते हैं, रिजर्व का मतलब एक्सेस, क्योंकि कई बार स्टोर को खरीदने के लिए या प्रचार करने के लिए बहुत समय लगता है, इससे बचने के लिए हेलो, आप लोग अगर कुछ डाउट्स है तो सर से हम पूछ लीजिए। किन्हीं को किसी को तरह का डाउट्स है आप ही के डिस्कशन में? किसी को भी किसी तरह का डाउट्स है तो आप सर से पूछ लीजिए अभी। सर लगता है कि किन्हीं का डाउट नहीं है, लगता है सेकंड सेशन फिर इंड कर दिया जाए क्या? हाँ सर।
5 मिनट का टाइम है ओवरऑल। अगर जो कुछ भी है, अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो सर से पूछ सकते हैं। स्टोर अकाउंट से रिलेटेड जो भी मैटर पर जो भी टॉपिक पे सर बताया है उस पे। उतना देर में जान लीजिए स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जितने भी तरह के स्टोर वेरिफिकेशन इत्यादि के दौरान जो भी सरप्लस और शॉर्टेज कुछ भी प्राप्त होता है उसको स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग दर्ज करते हैं। तो इसका दो चीज है, शॉर्टेज और एक्सेस। शॉर्टेज हुआ, किसी कारणवश सीजन हुआ, तो उसको हम लोग स्टोर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो वैल्यू कम गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। और जब वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब कि वैल्यू कैसे बढ़ती है, मार्केट का वैल्यू बढ़ गया, हमने सामान खरीदा था 100 रुपए में, बढ़ गया था, तो ये डिफरेंस ऑफ वैल्यू जो है इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और इसको क्रेडिट करते हैं जितने भी सरप्लस होते हैं। और एक तरह के रेलवे का इनकम, जिसको कि हमारे भारतीय रेलवे भंडार संहिता के अनुसार प्रत्येक 6 महीने में सभी आधेकी को महाप्रबंधक महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनके आदेश से या तो विभिन्न प्रकार के लॉसों को कवर करने के लिए, विभिन्न हेड में लॉस को कम दिखाने के लिए, सब कम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अन्यथा अधिकांश मामलों में वो रेलवे की इनकम मानते हुए उसको रेलवे की इनकम में शामिल किया जाता है। अर्निंग्स में, संडे अर्निंग्स में उसको शामिल करते हैं। बहुत बड़ा अच्छी खासी रकम होती है। अपने रेलवे में भी 10 करोड़ 15 करोड़ की रकम आती है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। छोटा सा शॉर्ट नोट है, दीजिएगा अपना, उसे परिभाषा वगैरह देख सकते हैं मैंने सीखने के लिए। उसी तरह एक सेंट है, जब किसी डिपो से किसी दूसरे डिपो सामान की सप्लाई की जाती है, एक डिपो से दूसरे डिपो, या अपने रेलवे में हो या दूसरे जोन के डिपो में सामान सप्लाई किया जा सकता है। हमारे यहाँ सरप्लस है, दूसरे की डिमांड्स है, ओवरऑल हम लोग पूरा भारतीय रेलवे एक है और हमारे अपने सप्लाई और अपना मांग को देखते हुए एक दूसरे डिपो की ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए हम लोग सेंट प्लान हेड 7170 सेंट सस्पेंस हेड का प्रचालन करते हैं। और इस हेड का प्रचालन करने का मूल उद्देश्य क्या है कि हमने जितना भंडार किसी दूसरे डिपो को भेजा है वो वास्तव में उस डिपो को प्राप्त हो जाए। इस छोटी इस पीरियड के लिए ही केवल सेंट का उपयोग किया जाता है। देखा जाता है कि हमने दूसरे डिपो को जितने माल की सप्लाई किया, खत्म हो गया, तो जो दूसरे डिपो को हम लोग सामान की सप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उसके पास वास्तव में पहुंच गई है उतने समय के लिए, और कब सेंट में दर्ज करते हैं जब मास के अंत में। डेली का डेली सेंट में दर्ज नहीं कर सकते, तो दूसरे डिपो को शामिल किया और माह के अंत में जितने भी बचे हुए सामान की वैल्यू है, स्टोर की वैल्यू है, जो दूसरे डिपो में हमने भेजा और वहां से रिसीविंग प्राप्त नहीं होती, तो उतने समय तक के रखने के लिए सेंट का प्रचालन करते। और जैसे ही उसकी रिसीविंग मिल गई,
उसे रिसिप्ट नोट एक्सेप्ट होके आ गया तो हमारा सस्पेंस खत्म हो जाता। यदि ऐसा हो कि हम लोग जितना भी स्टॉक सप्लाई कर रहे हैं दूसरे डिपो को और उसी महीने के अंत में सारे स्टॉक एक्सेप्ट होके आ जाते हैं, सिंट की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन कई बार देर होती है फिजिकली रूप से पहुंचने के लिए समय लगता है। स्टोर विभाग का जो खर्चे है, एक फ्यूल के रूप में जो खर्चा होता है हम लोग का, वो भी एक स्टोर आइटम। जो हमारी गाड़ी तो फ्यूल पर चलती है, डीजल और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डीजल को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। और डीजल से संबंधित कुछ छोटे छोटे स्नेह फ्रीज इत्यादि जैसे आइटम करता, तो उसका रिकॉर्ड भी हम लोग प्लानेड 7100 में था, परंतु इलेक्ट्रिक सिटी 7100 में हम लोग नहीं करते हैं। तो रेवेन्यू आइटम है, उसको स्टॉक किया नहीं जा सकता है, इसलिए वो अलग। यही 5 सस्पेंस है: परचेज, सेल्स, स्टोर इन स्टॉक, सेंट और स्टॉक एडजस्टमेंट है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, पास में। इन्हीं लोगों को अगर डाउट है तो सर से पूछ लीजिए अभी। लगता है किसी को डाउट नहीं है तो अभी हम यहाँ सेशन लगता है एंड कर सकते हैं। एंड कर दिया जाए सर सेशन को। ठीक है, एंड कर दिया जाए और फिर थर्ड सेशन की तैयारी हम लोग करते हैं। तब तक लोग फीडबैक देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आदित्य सर, ओके सर। आपने बहुमूल्य समय निकाला, धन्यवाद सर।